नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल हरबोला सर सरस्वती ट्यूटोरियल में स्वागत है। दोस्तों, लंबे इंतज़ार के बाद आज मैं अपनी इकोनॉमिक्स की सीरीज भी पैरेलली आपके उपयोग के लिए शुरू करने जा रहा हूं। तो दोस्तों, आज इकोनॉमिक्स की जो फर्स्ट सीरीज है मेरी, तो उसमें पहला टॉपिक ले रहा हूं आपके लिए, वह है हरित क्रांति यानी ग्रीन रेवोल्यूशन। यानी यहाँ पे हम जानेंगे ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में और जानने की कोशिश करेंगे कि भारत में इसका क्या प्रभाव पड़ा। तो शुरू करते हैं दोस्तों आपके लिए हरित क्रांति यानी ग्रीन रेवोल्यूशन। दोस्तों, हरित क्रांति की शुरुआत 1960 के दशक में कृषि में कुछ नई टेक्नोलॉजी यानी तकनीक का उपयोग करने से शुरू हुई। इन तकनीकों के द्वारा गेहूं में और उसके उपरांत धान में जो है इसका उपयोग किया गया, टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया। पहले गेहूं में टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया, तकनीक का उपयोग किया। उसके बाद दूसरे दशक में जो है धान पे इसका उपयोग शुरू किया गया। अब इस हरित क्रांति के द्वारा क्या होता है कि जो खाद्यान्न है उसका उत्पादन ड्रामेटिकली जो था वो 200 से कम 250% तक बढ़ गया। कितना बढ़ गया दोस्तों? 200 से लेकर के 250% तक उत्पादन जो है बढ़ गया खाद्यान्न का। तो इसके पीछे जिस व्यक्ति का हाथ था वह एक जर्मन व्यक्ति था जिसका नाम था नॉर्मन ई बोरलॉग, और यह एक स्कॉलर था। तो ये जो नॉर्मन ई बोरलॉग था एक जर्मन कृषि वैज्ञानिक था, और जो 1960 के दशक के शुरुआत में मैक्सिको में ब्रिटिश रॉकफेलर फाउंडेशन स्कॉलरशिप पर अनुसंधान कर रहा था। यानी जो ब्रिटिश रॉकफेलर फाउंडेशन थी उसको स्कॉलरशिप दे रही थी, और उस स्कॉलरशिप के जरिए वो क्या कर रहा था? अनुसंधान कर रहा था, और यह एक कृषि वैज्ञानिक था। तो बोरलॉग के द्वारा उन्नत किस्म के गेहूं के बीजों के द्वारा उत्पादकता 200% यानी 200% अधिक बढ़ गई। तो अब जब उत्पादकता बढ़ गई तो इसका उपयोग ऐसे क्षेत्रों में या ऐसे देशों के द्वारा किया गया जहां पे खाद्यान्न की कमी थी। तो उन देशों में मैक्सिको और ताइवान का नाम आता है। इसके अलावा और देश भी हैं जहां खाद्यान्न की कमी थी। तो सबसे पहले यह ताइवान जैसे देश और मैक्सिको जैसे देशों में इसका उपयोग शुरू हुआ। दोस्तों, अब यहां पे हम जानेंगे हरित क्रांति के मुख्य घटक यानी कंपोनेंट्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। ठीक है, यानी कंपोनेंट्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। इसमें पहला है दोस्तों उन्नत किस्म के बीज यानी HYV ऑफ सीड यानी हाई यील्ड वैरायटी के जो सीड थे उनका उपयोग। तो ये बीज कैसे थे दोस्तों? ये बौनी जो है प्रजाति के थे। इन बीजों की जो है बौनी किस्म कहा जाता है इनको, यानी बौनी प्रजाति के ये बीज थे। इससे पौधे के अन्य भागों की अपेक्षा अधिक पोषक तत्व प्राप्त होते थे। यानी और भागों की अपेक्षा क्या है? पोषक तत्व जो है अधिक मात्रा में प्राप्त होते थे। दूसरा जो घटक है इसका महत्वपूर्ण वो है रासायनिक उर्वरकों का उपयोग यानी केमिकल फर्टिलाइजर्स का उपयोग। तो जो HYV जो हाई यील्ड वैरायटी के जो बीज होते थे उनकी उत्पादकता, उनकी जो प्रोडक्टिविटी है वो तभी बढ़ सकती थी जब उसमें केमिकल फर्टिलाइजर्स का अधिक से अधिक उसमें यूज किया जाए, तो तब उसकी जो है उत्पादकता बढ़ सकती थी। अब जो परंपरागत वानस्पतिक खाद थी उन रासायनिक उर्वरकों की अपेक्षा उनकी उत्पादकता कम थी, यानी कम उससे पैदावार होगी। ठीक है, तो इससे क्या हुआ? जो फसल थी उसमें जो है जब उत्पादकता कम होती है जैविक जो है वानस्पतिक खाद के जरिए, तो क्या होता है? N यानी नाइट्रोजन, P मीन्स फास्फोरस,
और के मीन्स पोटास की जरूरत जो है केवल रासायनिक खादों के द्वारा ही पूरी की जा सकती थी। तो इसलिए रासायनिक उर्वरकों का जो है प्रचलन बढ़ गया उत्पादकता बढ़ाने के लिए। अगली जो चीज थी वह थी सिंचाई यानी इरिगेशन। अब जो उर्वरक हैं उनको डाइल्यूट करने के लिए, उनको घोलने के लिए और फसलों के विकास के लिए पानी की पर्याप्त आवश्यकता होती थी। यानी ऐसे जो है जो फसल है उसमें क्या होगा कि पानी की उसमें आवश्यकता ज्यादा हो जाएगी। और दूसरी चीज, फसल क्षेत्र को बाढ़ रहित बनाना पड़ता था। यानी ऐसा ना हो कि जहां फसल होती है कि वहां जल संभरण क्षेत्र बन जाए, वहां पे जल भर जाए, जल भराव वाला क्षेत्र बन जाए। तो कृषि जल व्यवस्था जो है, कृत्रिम जल की जो है व्यवस्था करनी पड़ती थी ऐसी जगहों में कि जहां पानी एक्सेस मात्रा में जो है पानी ना जमा हो। तो ऐसी जगहों में क्या होता था, कृत्रिम पानी की आवश्यकता भी होती थी, वहां कृत्रिम तरीके से पानी भी दिया जा सकता था। तो सिंचाई हो गया दोस्तों। अगला आता है रासायनिक कीटनाशी, जीवाणुनाशी, खरपतवार नाशक का उपयोग यानी एक्सेस यूज ऑफ पेस्टिसाइड, जर्मिसाइड, हर्बिसाइड, वीडिसाइड का अधिक मात्रा में उपयोग। तो जो नए बीज थे, नए बीज देसी बीजों की तुलना में कम सुरक्षित थे। ठीक है, अब जो देसी बीज थे उनमें तो इनका खरपतवार नाशी या फिर हर्बिसाइड है, जर्मिसाइड है, पेस्टिसाइड है, इनका जो क्या होता है, ये जो है इनका प्रभाव जो है ज्यादा नहीं पड़ता। लेकिन क्या है कि जो नए बीज थे वो देसी बीजों की तुलना में कम सुरक्षित थे, अतः इनका उपयोग वांछनीय था। यानी उनमें जो है खरपतवार जो है उग सकते थे या ऐसी चीजें उग सकती, तो इसलिए क्या है इनका उपयोग हर्बिसाइड, फंजिसाइड, जर्मिसाइड, इनका उपयोग वांछनीय हो गया, यानी करना ही पड़ेगा जी। अगला देखिए यहां पे नंबर 5, साख भंडारण, विपणन और वितरण। ठीक है, यानी क्रेडिट, स्टोरेज, मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो किसान जो है हरित क्रांति के महंगे आगत को प्राप्त करने के लिए ऋण की आवश्यकता उसको होगी। अब ऋण कहां से मिले? ठीक है, तो ऋण की उचित व्यवस्था की जरूरत भी पड़ेगी यहां पे। अच्छा, भारत में जो है ये हरित क्रांति का ज्यादा प्रसार हरियाणा, पंजाब या पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों तक ये सीमित था। पहले यहां इसका उपयोग हुआ। तो इसलिए क्या हुआ कि भारत में भंडारण की उचित व्यवस्था की गई, यानी स्टोरेज की फैसिलिटी जो है बढ़ाई गई भारत में। अगर ज्यादा मात्रा में खाद्यान्न उत्पन्न हो जाएगा तो स्टोरेज की फैसिलिटी बढ़ानी पड़ेगी, नहीं तो अन्न कहां रखेंगे, सड़ जाएगा, बरसात पड़ेगी तो गीला हो जाएगा, सड़ जाएगा। तो इसलिए स्टोरेज की व्यवस्था जरूरत थी। अब पूरे देश में खाद्यान्न को फैलाना भी है, यानी खाद्यान्न को बांटना भी है, देना भी है, तो वहां पे पूरे देश में परिवहन की उचित व्यवस्था की जरूरत थी, वह पूरी की गई। और अगला जो काम किया गया, विश्व बैंक द्वारा ऋण की व्यवस्था की गई। और विश्व बैंक के द्वारा ऋण की व्यवस्था, इसका जो लाभार्थी जो है भारत को इसका उचित लाभ प्राप्त हुआ, यानी विश्व बैंक से उसको ऋण भी मिला। अब हम देखते हैं दोस्तों हरित क्रांति के प्रभाव, यहां पे इंपैक्ट ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन। ठीक है, हरित क्रांति का। लेकिन यहां पे जो हम प्रभाव देखेंगे दोस्तों, यहां मैं जो आपको प्रभाव बताने जा रहा हूं वह भारत के परिप्रेक्ष्य में है, यानी भारत में इसका क्या प्रभाव पड़ा। क्योंकि हम रहते हैं भारत में, तो हमें पता है कि भारत में क्या क्या इससे कमियां आ गई, तो यहां दिखेंगे। तो सबसे पहला दोस्तों सामाजिक आर्थिक प्रभाव, सोशियो इकोनॉमिक इफेक्ट। हरित क्रांति के कारण किसानों की आय में विसंगतियां आई, यानी कुछों की आय, जिन्होंने देसी बीजों के द्वारा जिन्होंने खेती की उनकी आय तो ज्यों की त्यों रही, उनकी आय बढ़ी ही। लेकिन जिसने HYV बीजों का उपयोग किया उनकी आय बढ़ गई दोस्तों। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, किसानों की आय में विसंगतियां उत्पन्न हो गई। तो जिसके कारण भारत में अंतर व्यक्तिक
तथा अंतर क्षेत्रीय असमानताएं भी बढ़कर आई। इसके कुछ नेगेटिव इफेक्ट यानी नकारात्मक प्रभाव भी हुए। जिन क्षेत्रों में जल भराव यानी जिन क्षेत्रों में जल भराव वाले क्षेत्र थे, जहां जहां आपके धान की खेती की गई होगी और वहां पे जब पानी ज्यादा मात्रा में, क्योंकि धान की खेती में पानी ज्यादा मात्रा में चाहिए, तो उस क्षेत्र में क्या था, जब पानी जब ज्यादा मात्रा में वहां गया होगा, जल भराव की स्थिति रही होगी वहां पे, तो मच्छर भी पनपा होगा। तो मच्छर पनपने से क्या था, वहां पे मलेरिया फैला, जिससे मलेरिया काफी क्षेत्रों में वहां पे फैल गया। अगली चीज इसी में ही है, सामाजिक आर्थिक प्रभाव के अंतर में ही हम आपको बताते हैं फसल चक्र में गड़बड़ उत्पन्न हो गई। लोग जिसकी उत्पादकता अधिक थी यानी गेहूं और चावल, ठीक है, तो उन चीजों को ज्यादा उगाने लगे, जबकि जरूरत और चीजों की भी है, जैसे दलहनी है, दालें हैं, तिलहन है, मक्का, जौ। इसकी जगह लोगों ने क्या किया, गेहूं और धान की फसलों को उगाना शुरू किया, क्योंकि उनकी जो है वह उनकी मात्रा ज्यादा, उत्पादन में उनकी मात्रा ज्यादा थी, यानी उत्पादकता धान गेहूं की ज्यादा थी, इसलिए उन्होंने क्या किया, इन धान गेहूं को ज्यादा अपनाया। अब अगला प्रभाव देखिए, सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव जो लगता है वह पारिस्थितिकी प्रभाव यानी इकोलॉजिकल इंपैक्ट। तो फर्स्ट पॉइंट, गंभीर पारिस्थितिकीय संकट उत्पन्न हो गया दोस्तों। कैसे हो गया, देखिए, निम्नीकृत मृदा उर्वरकता, ठीक है, यानी बार बार एक ही फसल को यदि हम किसी खेत में उगाते हैं तो वहां उसमें क्या होता है, यानी जो भूमि की उर्वरकता है वह कम हो जाती है दोस्तों। एक ही फसल को बार बार उगाते रहोगे, यानी चक्र को नहीं अपनाओगे, तो क्या होगा, उसकी जो भूमि है उसकी उर्वरकता, मृदा की उर्वरकता कम हो जाती है, यानी मृदा की क्षमता, भूमि की जो उत्पादक क्षमता है उसका ह्रास हो जाता है। हरित क्रांति वाले स्थानों पर जल स्तर घटता गया। अब भाई जहां जहां हरित क्रांति वाले क्षेत्र थे वहां का जल स्तर घटता गया, और क्योंकि जो HYV बीज थे, हाई यील्ड वैरायटी वाले बीज थे, उनको जल की अधिक आवश्यकता थी। यानी दोस्तों यहां पर यदि 1 किलो चावल उत्पादन करने में कम से कम 5 टन पानी की खपत हो जाती है, यानी 1 किलो चावल तब उत्पादित होगा जब उसमें हम उसकी आवश्यकता के अनुसार 5 टन जो है पानी हम उसको दे देंगे। आगे देखिए दोस्तों, भारत में इसका मुख्य कारण वनोन्मूलन यानी वनों का उन्मूलन हो रहा था। कृषि का पारिस्थितिकीय रूप से कमजोर क्षेत्रों में विस्तार हुआ, यानी जिन क्षेत्रों का इकोलॉजिकल बैलेंस ठीक नहीं है, कृषि उन क्षेत्रों पे बढ़ाई गई, ठीक है, और वनों में पशुओं का भी दबाव बढ़ा, ठीक है, क्योंकि पशुओं के चारे को नहीं उगाया जाता था, तो वन में पशुओं को चरने के लिए, चुगाई के लिए भेजा जाता था। इससे क्या हुआ कि वनों में पशुओं का जो है दबाव बढ़ गया। अगला देखिए कि खाद्य श्रृंखला में विष का स्तर यानी टॉक्सिक लेवल इन फूड चेन, जो हमारी फूड चेन है उसका विषाक्त होना यानी विषाक्तता बढ़ना, ठीक है। तो भारत की खाद्य श्रृंखला में विष का स्तर अधिक हो गया है, तथा यहां उत्पादित कोई भी खाद्य सामग्री उपभोग के लायक नहीं होती है दोस्तों, क्योंकि भारत में रासायनिक खादों का और जो पेस्टिसाइड है, हर्बिसाइड्स, जर्मिसाइड आदि का इतना उपयोग होता है कि यहाँ की जो फसल है उसमें विषाक्तता ज्यादा है, तो वह आम उपभोग के लिए उपयोगी नहीं होती है। रासायनिक खादों व कीटनाशकों का यहां अधिक उपयोग होता है। औद्योगिक उत्पादन के कारण भूमि, जल तथा वायु प्रदूषण में वृद्धि हुई है दोस्तों, जिस कारण क्या होता है दोस्तों कि पूरी की पूरी खाद्य श्रृंखला जो है विषाक्त हो जाती है। दोस्तों अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच में, और जिसने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको समय पे मिल जाएं। धन्यवाद दोस्तों।